तो मैडम जो मोहतरमा आज आपके साथ आ रही हैं इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए, अ, जो लोग पहले से इन सेशंस में बैठते हैं उनको तारीफ देने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से उन्हें जानते हैं। जो लोग आज नए आए हैं दोस्तों, उनके लिए मैं तारुफ देना चाहता हूँ। ये जो मैडम है, ये डिस्ट्रिक्ट कन्नूर, केरला स्टेट से बिलोंग करते हैं। और फॉर्मल एजुकेशन इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद इन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया गया है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन इस तरह की एक एजुकेशन होती है जो इन्होंने प्राप्त की हुई है। और बहुत ही पैशनेटली जो वेलनेस ट्रेनिंग देने का काम ये जगह जगह पर जाकर के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर के लोगों को देते हैं। हैप्पी हेल्थ इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में लोगों को बताते हैं, जानकारी देते हैं। इनके जो बेटर हाफ हैं वो भी हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ कार्यरत हैं, और डायमंड रैंक पर वो इस समय काम कर रहे हैं और अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों। मैडम बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी के मालिक हैं, और बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी रिसर्च करके प्रेजेंटेशंस लेके आती हैं और आप लोगों से बातचीत करते हैं। और जिस मैडम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, शी इज वन एंड ओनली मिसेस उमा रघु। तो मैं उमा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा उनको कि आप ऑन स्क्रीन आए और आज का ये जो सेशन है, HHI सप्लीमेंट्स फॉर इनफर्टिलिटी, इस पर आपने बातचीत करनी है। सो आइए मैम, वेलकम। इवनिंग सर, नमस्ते। जी, गुड इवनिंग मैम, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी, आपकी दुआ से और आपकी गुड विशेस से। और आज आपका जो टॉपिक है बहुत ही शानदार आपने टॉपिक लिया है, इनफर्टिलिटी। और ये किस तरह का मैं समझता हूँ कि टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादातर बातचीत भी नहीं की जाती है, लेकिन जो लोग इससे पीड़ित होते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम होती है, वो एक बड़े, मैं कह सकता हूँ कि सैडनेस में गुजरते हैं वो लोग। तो आज आपने बहुत ही शानदार ये अपने सेशन चुना है, टॉपिक चुना है। तो मैं कामना करता हूँ और मेरी गुड विशेस है आपके लिए कि आपका आज का सेशन बहुत शानदार रहे, जानदार रहे। सो ओवर टू यू मैम, द सेशन इज योर्स, थैंक यू। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड योर काइंड वर्ड्स सर। गुड इवनिंग डियर लीडर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा इंट्रोडक्शन सर ने बहुत बढ़िया तरीके से कर चुके हैं, तो और उसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आज का सेशन में सीधा हम चलेंगे एक स्क्रीन शेयर करके। तो इनफर्टिलिटी एंड सप्लीमेंट्स फ्रॉम हैप्पी हेल्थ इंडिया। सर ने बताया है कि बांझपन, जो इनफर्टिलिटी की जो समस्या है, बहुत इम्पोर्टेंट एक समस्या होते रहते हैं हमारे देश में, जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। उसके ऊपर बहुत सोशल स्टिग्मा भी है। उसके ऊपर आज का सेशन होने वाला है। भारत में बांझपन एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है, जिसका प्रभाव काफी लोगों पर पड़ रहा है। हाल के एक अध्ययन बताते हैं कि भारत में लगभग 3.9% से 16.8% जोड़ों को बांझपन की समस्या होती है, और शहरों में ये दर गांवों की तुलना में अधिक होती है। भारत में बांझपन से प्रभावित आबादी लगभग 30 मिलियन लोगों के करीब है। बांझपन के बढ़ते मामलों के पीछे कई कारण हैं, जैसे देर से शादी, व्यस्त जीवन शैली, मोटापा, अधिक फास्ट फूड का सेवन, धूम्रपान और नशीली दवाओं का उपयोग। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो शॉर्ट फॉर्म में PCOS कहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस और जेनेटिक फैक्टर्स, अनुवांशिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो व्हाट इज इनफर्टिलिटी?
इनफर्टिलिटी या बांझपन होता क्या है? ये एक ऐसी स्थिति जब एक जोड़ा या व्यक्ति जोड़े में एक व्यक्ति प्राकृतिक रूप से बच्चे को गर्भधारण नहीं कर पाता है। ये विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में समस्याएं, हार्मोन इम्बैलेंस, या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, या मर्दों और महिलाओं दोनों को हो सकता है। ये टेम्पररी या परमानेंट भी हो सकता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं भारत में बांझपन की समस्या बढ़ रही है और इसके पीछे कई कारण भी होते हैं। थोड़ा इधर आप थोड़ा पेपर कटिंग्स का सैंपल्स आप देख सकते हैं। ये थोड़े 2-3 साल पीछे का रिपोर्ट, पुराना रिपोर्ट्स है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी का। क्या बोलते हैं, वैल्यू बहुत है। 1950 में भारत की प्रजनन दर 6.18 थी, जो 2021 में घटकर 1.91 हो गई, और 2050 तक ये 1.29 तक गिरने का प्रेडिक्शन भी है। ये प्रतिस्थापन स्तर मतलब रिप्लेसमेंट लेवल जो 2.1 से कम है, जिसका मतलब है कि प्रत्येक पीढ़ी के पास खुद को प्रतिस्थापित या रिप्लेस करने के लिए पर्याप्त बच्चे नहीं है। सिंपल है कि हमारा पॉपुलेशन में जो फर्टिलिटी का रेट गिर रहा है। इस स्लाइड में जो मैंने बताया पेपर क्लिपिंग्स आप देख सकते हैं, जो हमारे देश में बांझपन का असली माहौल के बारे में व्यक्त करते हैं। इनफर्टिलिटी रेट्स जो साउथ इंडिया में ज्यादा दिख रहा है, जो 20% से ज्यादा है। वही एजेंसी का एक और रिपोर्ट है इसमें, जिसमें बांझपन को बढ़ावा देने वाले वजह क्या क्या है। उसमें आते हैं एज, रहने का लोकेशन, मजहब जैसे कि रिलीजन, कास्ट, जाति हो सकता है, फिनेंशियल पोजीशन आ सकते हैं, करियर स्टेटस, और पति और पत्नी के बीच का जो एज डिफरेंस है वो एक फैक्टर है। शादी होने का जो एज है वो एक फैक्टर है। जो सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स देखे तो शराब, धूम्रपान, इसका सेवन, ज्यादा फैटी फूड का यूज, हेल्थ कंडीशंस में आते हैं डायबिटीज और ओबेसिटी, और अंडरवेट भी हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर्स, कैंसर, ब्लड प्रेशर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एक इन्फेक्शन है, और जेनिटल एरिया में अल्सर्स, ये सब इसमें एक रीजन के तौर पे बताए गए। इसके साथ एक और रिपोर्ट दिया गया है जो बात रहा है कि हमारे जो बता रहे हैं कि हमारे देश में बांझपन का बोझ बहुत बड़ा है, जिसमें 22 to 33 मिलियन कपल्स जो रिप्रोडक्टिव एज में है वो लाइफ टाइम इनफर्टिलिटी से पीड़ित है। इसमें महिलाओं के इनफर्टिलिटी के वजह से 40 महिलाओं में इनफर्टिलिटी 40 to 50% है, और मर्दों का लेवल भी आगे बढ़ रहा है कि 30 to 40% अभी है। अभी मतलब जब ये रिपोर्ट तैयार किया है तब, ये 2-3 साल पुराना रिपोर्ट है। और एक रीजन है 42 लेडीज का सोच ऐसा है कि प्रेग्नेंट होने से उनका जो लाइफस्टाइल और करियर के ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है, इसके वजह से वो इसके इसके बारे में सोचते नहीं है। 45% ऑफ लेडीज ऐसा सोचते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करने में एंजाइटी और स्ट्रेस हो जाता है। और मर्द जिनका वाइफ का उम्र 30 से ऊपर है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है बच्चे होने के लिए। कम से कम 64% मेन, मर्द लोग, इस रीजन के वजह से तनाव में है। ये है भारत का सिचुएशन, जो ये रिपोर्ट थोड़ा पुरानी है। अभी रीजंस फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी देखे तो एक ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, और ये कारण व्यक्ति और जनसंख्या के अनुसार
डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये डिफरेंट हो सकता है। भारत में जो फीमेल इनफर्टिलिटी है उसके लिए, उसके वजह देखे तो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स सबसे आम बात होते हैं। महिलाओं में बांझपन का सबसे सामान्य कारण है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स। इसमें पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसी कंडीशंस शामिल है जो अंडों की रेगुलर रिलीज को बाधित कर सकती है। दूसरा है पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज, जो शॉर्ट फॉर्म में पीआईडी बोलते हैं। एक गंभीर इन्फेक्शन है जो फैलोपियन ट्यूब्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे अंडों का गर्भाशय तक पहुंचना और स्पर्म्स का ओवम्स तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तीसरा है एंडोमेट्रियोसिस। ये कंडीशन गर्भाशय के बाहर एंडोमेट्रियल टिश्यूज के डेवलपमेंट को शामिल करती है, जो इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग का कारण बन सकती है, जो फेलोपियन ट्यूबों को बंद भी कर सकते हैं। और गर्भाशय का फाइब्रॉइड्स, यूटराइन फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, ये नॉन कैंसरस ग्रोथ है, ये कैंसर नहीं है, वे ऐसे ही एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है। गर्भाशय गुहा को डिस्टॉर्ट करते या विकृत कर सकती है, जिससे फर्टिलाइज्ड जो एग्स होते हैं उसको इम्प्लांट मतलब जगह पे रखने का जो काम करना है उस वो मुश्किल हो जाते हैं। महिलाओं की आयु एक और फैक्टर है, एज। तो उसके साथ उनकी प्रजनन क्षमता स्वाभाविक रूप से जो एज बढ़ते जाते तो हमारा रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो घटती जाती है। ये अंडाणुओं की संख्या और क्वालिटी में कमी के कारण होता है। आगे है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जो हमारे देश में लेडीज भी धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं, और सिटीज अर्बन एरियाज में एक कल्चर के तौर पे ये होते हैं आजकल, और मोटापा बांझपन के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। आगे है मेडिकल कंडीशंस। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे डायबिटीज, थायराइड डिसीज, ये सब इनफर्टिलिटी में उनका भी रोल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांझपन कई कारणों के कॉम्बिनेशन से हो सकता है, और सभी कारण हर महिला को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, एक कुछ कुछ में एक एक करके हो सकता है। आगे है भारत में मेल इनफर्टिलिटी का इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स है उसके बारे में स्लाइड में आप देख सकते हैं। इसमें है, पहला है स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स, शुक्राणु उत्पादन में समस्याएं। ये मेल इनफर्टिलिटी का सबसे कॉमन रीजन है। इसमें कम शुक्राणु की संख्या, स्पर्म काउंट कम होगा, और शुक्राणु का मोबिलिटी मूवमेंट, उसका चलने का जो स्वभाव है वो बहुत खराब होगा। एबनॉर्मल शेप का स्पर्म्स होना एक और का रीजन है। आगे है वेरिकोसील। ये एक स्थिति है जिसमें स्क्रोटम या स्पर्म जिधर होते हैं उसके नसें बंद हो जाते हैं, या बंद नहीं, बड़ा हो जाते हैं वो, क्या बोलते हैं, फूल जाते हैं, जिससे अंडकोश का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। आगे है तीसरा रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोन हमारी जो मर्दों की जो स्पर्म प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन में इम्बैलेंस होते तो ये स्पर्म का प्रोडक्शन और उसका फंक्शंस के ऊपर बहुत बड़ा असर हो सकता है। इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स, ये सेक्सुअल रिलेटेड फंक्शन रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। इसमें शीघ्र पतन बोलते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, या फिर स्तंभन जो दोष, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं शामिल है जो कंसीव करने में मुश्किल बना सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शंस जैसे शुक्राणु ले जाने वाली जो नलियों है उसके अंदर रुकावट शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोक सकते हैं, ऐसा भी कंडीशंस हो सकता है। इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस जैसे कि क्लैमीडिया, गोनोरिया जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाने वाले इन्फेक्शंस के वजह से भी इंफर्टिलिटी हो सकता है। और जीवन शैली रीजंस जो है, धूम्रपान, शराब का सेवन, ओबेसिटी पुरुषों में भी बांझपन का रिस्क को बढ़ा सकते हैं।
और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, कुछ केमिकल्स और टॉक्सिन्स के संपर्क में आने से स्पर्म्स को नुकसान पहुंचा सकता है और इनफर्टिलिटी हो सकता है। ये भी हर मर्द में ये सारे प्रॉब्लम्स हो नहीं सकते, किसी भी एक एक किसी में एक एक या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो सोशल ट्रेंड्स, जो फैक्टर्स है जो इनफर्टिलिटी में कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये भारत में महिलाओं में इनफर्टिलिटी पर सामाजिक कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव पर मतलब इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि डिलेड मैरिज एंड चाइल्ड बेयरिंग। भारत में लेट मैरिज की वजह से भी डिलेड चाइल्ड बर्थ होते हैं, ये बढ़ रहा है। इसे उम्र के साथ जो लेडीज का जो ओवम्स है, एग्स जो है, उसके क्वालिटी में स्वाभाविक गिरावट के कारण जो रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। आगे है सोशल स्टिग्मा। भारत में बांझपन का बड़ा सोशल स्टिग्मा है, जिसे महिलाओं के ऊपर इमोशनल स्ट्रेस, मैरिटल डिस्कॉर्ड जैसे पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम्स, और यहाँ तक कि सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन, ये भी हो सकता है। अगर बच्चे होने में कुछ देरी हो गया तो बहुत सारे मतलब इधर उधर से क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्यों नहीं हो रहे, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है, ये सब दूसरों पर्सनल पर्सनल जो इश्यूज है उसके अंदर इंटरफियरेंस बहुत आ जाते हैं। पेरेंट्स का होता है, फैमिली का होता है, और आजू बाजू में जो भी लेते हैं, नेबर्स, सोसाइटी, सभी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं जो इमोशनल स्ट्रेस देते हैं कपल्स को। और लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, जैसे गांव में कई महिलाओं को क्वालिटी हेल्थ केयर का अभाव से, तो इनफर्टिलिटी का जो जो भी ट्रीटमेंट्स है, केयर जो है, वो सही तरीके से ना मिलने के वजह से भी ये होते हैं। फिनेंशियल डिफिकल्टीज ये होते हैं, जो ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, अवेयरनेस है, लेकिन फिनेंशियल डिफिकल्टीज के वजह से इसके जो कॉस्ट है महंगे हो सकते हैं। इसके वजह से कई लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे, इसके वजह से भी ये बढ़ते जाएंगे। और सांस्कृतिक मान्यताएं और प्रथाएं, कल्चरल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, ये भी है कुछ। ऐसा भी है जल्दी विवाह होना या मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, और शिक्षा की सीमित पहुंच और बांझपन में, ये सब भी फैक्टर्स योगदान कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये सामाजिक कारक एक दूसरे और जैविक कारकों के साथ मिलकर भारतीय महिलाओं में बांझपन के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तो इधर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो ये सारी के सारी चीज कपल्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट करते हैं फर्टिलिटी इश्यूज के वजह से। इमोशनल इम्पैक्ट, सबसे पहले इमोशनल इम्पैक्ट है जो स्ट्रेस एंड एंजाइटी। बच्चा ना होने की समस्या दोनों पार्टनर्स में हाई लेवल स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा कर सकते हैं, और इस स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से दूसरा कंडीशंस भी पैदा कर सकते हैं, तो जिसके इस समग्र भलाई और रिश्ते के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकते हैं। डिप्रेशन हो सकते हैं, पांचपन वो डिप्रेशन का भी कारण बन सकते हैं, खासकर महिलाओं में जो खुद को असफल या अपर्याप्त ऐसा फील हो सकता है, सेंस ऑफ फेलियर खुद के ऊपर फील हो सकता है। ज्यादातर हमारे सोसाइटी में ऐसे प्रॉब्लम्स में महिलाओं को ही दोष देते हैं, ज्यादातर महिला की प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे सोशल इंटरफियरेंसेस भी हो सकते हैं जो एजुकेशन और अवेयरनेस की कमी के वजह से हो सकते। कभी भी मर्दों को प्रॉब्लम हो भी नहीं सकता, ऐसे सोच भी नहीं सकते, कई सोसाइटी ऐसे भी है, मर्दों को हो नहीं सकता है, पूरा का पूरा प्रॉब्लम लेडीज का हो सकता है। तो ये डिवोर्स वगैरह वगैरह चीजें हो सकता है, होते भी रहते हैं। और ग्रीफ एंड लॉस, मतलब कई दंपति ऐसे होते हैं, बायोलॉजिकल चाइल्ड, अपना खून का बच्चा ना हो पाने के कारण बहुत ही शोक में गुजरते हैं। जैसे राणे सर ने इंट्रोडक्शन में किया है, बहुत इमोशनली अफेक्ट होने वाला एक चीज है, वो ऐसी अनुभव में गुजरते हैं। और एक बहुत मुश्किल है कि दर्दनाक प्रोसेस भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए। और रिश्तों में तनाव आ सकते हैं, इमोशनल बर्डन, तो रिश्तों में दबाव डाल सकता है, जिसे बहस, नाराजगी
यहाँ तक कि अलगाव भी हो सकते हैं, सेपरेटेड भी हो सकते हैं। और सामाजिक प्रभाव है स्टिग्मा और शेम। मतलब जो भारत में बांझपन अक्सर स्टिग्मेटिक होते हैं, और दंपति को परिवार और समाज से सोशल प्रेशर होते हैं, सोशल जजमेंट, इसका सब सामना करना पड़ता है। और सामाजिक अलगाव ये भी हो सकते हैं, इमोशनल पेन और जजमेंट का डर से ये सब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। और फिनेंशियल प्रेशर भी हो सकता है, जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट के वजह से, और करियर के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। महिलाएं ये इनफर्टिलिटी का अगर ट्रीटमेंट लेने के लिए डिसाइड किया, तो उसको प्रायोरिटी देने के लिए करियर को छोड़ के ऐसा डिफिकल्ट डिसीजन भी लेने का उसका भी इमोशनल ट्रॉमा उसके ऊपर होते हैं, और उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। ये इम्पोर्टेंट है कि बांझपन का जो प्रभाव जोड़ों से जोड़ों में डिफरेंट हो सकता है। कुछ कपल्स ऐसे भी है इन सारी चुनौतियों का मुकाबला बहुत इजीली, बहुत बोल्डली फेस भी कर सकते हैं। हर लोग एक जैसे ये फेस भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे ये डिफरेंट तरीके से होता है। तो ये फर्टिलिटी इश्यूज कंफर्म कैसे करना है? तो अगर लेडीज है तो ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट, बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्टिंग, हार्मोन ब्लड टेस्टिंग, HSG, अल्ट्रासाउंड, लेप्रोस्कोपी, इन सारे माध्यम से ये कंफर्म कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है या नहीं। अगर मेन का टेस्ट देखे तो सीमेन एनालिसिस, हार्मोन ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, जेनेटिक टेस्टिंग, ये सारे टेस्टिंग करने के बाद उनका भी प्रॉब्लम कंफर्म कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स देखे तो इधर ही प्रॉब्लम है। हमारे आम आदमी को इधर ही प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। आईवीएफ का कॉस्ट देखे तो सिंगल साइकिल के लिए, एक ही साइकिल, एक बार वन साइकिल में कंसल्टेशंस आते हैं, हार्मोन स्टिमुलेशन का जो प्रोसेस है वो होते हैं, एग रिट्रीवल वो जो फीमेल्स में होते हैं एक प्रोसीजर वो होते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर होते हैं, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना, पेट में ट्रांसफर करना, उधर क्या बोलते हैं निक्षेप करना, उसके अंदर रखने का जो काम, ये सारे के सारे एक साइकिल के अंदर होते हैं। उसका कॉस्ट आता है 90,000 से 2.5 लाख तक हो सकते हैं। वो लोकेशन टू लोकेशन, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, डॉक्टर की एक्सपर्टाइज टू अनदर डॉक्टर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत बड़ा है। सिर्फ एक साइकिल का है इतना सारा चीज। अगर ये साइकिल फेलियर हो गया, सक्सेस हो गया तो ठीक है, फेल हो गया तो दोबारा ये सब रिपीट करना है। और दूसरा एक चीज है IUI करके, एक दूसरा एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। सिंगल साइकिल अप्रोक्सीमेटली इसका जो कॉस्ट है 10,000 to 30,000 तक हो सकता है। कंपैरेटिवली कॉस्ट लेस है, और बाकी सब सेम ही है। जो प्रोसेस और प्रोसीजर जो भी है उसका डिफरेंट तरीके से होगा, ऐसा नहीं होगा तो थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं है तो रिपीट करना है। दूसरा जो भी मेडिकेशंस भी इसके बीच में आते हैं, तो 100 रुपये से 3,000 तक हो सकता है। इसमें टैबलेट्स, इंजेक्शंस, ये सारे के सारे चीज इसके अंदर कवर हो सकते हैं। तो इतना कॉस्टली है इसका जो ट्रीटमेंट, ये एक्सपेंसिव है, एक्सटेंसिव है, सक्सेस रेट बहुत कम है। ये सारी के सारी चीजों का सक्सेस रेट 50% से ऊपर जाता ही नहीं है। चांसेस ऑफ कंसेप्शन, प्रेग्नेंट होने का चांसेस 50% तक ही है। मतलब एक एक सबका 50% नहीं है, 10% से 50% तक ही है। फिर भी कपल्स एक बच्चे के लिए बहुत सारे ये रिस्क लेकर, इतना सारा खर्चा कर कर फिर भी मल्टीपल साइकिल्स रिपीट करते हैं एक बच्चे के लिए, टू दी सी द लाइट ऑफ होप, बच्चे की हंसी को देखने के लिए। तो आयुर्वेदा कैसे देखते हैं इनफर्टिलिटी इश्यूज के ऊपर, इनका नजर कैसा है? ये ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, बांझपन को शरीर के दोषों, वात, पित्त और कफ और धातुओं में इम्बैलेंस के रूप में देखता है। ये व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं को एड्रेस करने के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच पर जोर देता है। हर कंडीशन के जैसे इधर भी हॉलिस्टिक अप्रोच है, सब एक साथ देखते हैं। इसका जो तरीका होता है, दोष बैलेंस पहले देखते हैं। आयुर्वेद मानता है कि दोषों में असंतुलन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को
इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे बांझपन हो सकता है। एग्जाम्पल्स के लिए वात का अधिकता, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्राइनेस, इसका सब कारण बन सकते हैं। जबकि पित्त की विशिएशन या फिर अधिकता बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, इसका कारण बन सकते हैं। और धातु का इम्बैलेंस, धातु शरीर के 7 टिश्यू है जिनमें रक्त, अस्थि और रिप्रोडक्टिव टिश्यू शामिल है। इन टिश्यू में अगर असंतुलन है तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी या उसका क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कमजोर या विकृत रक्त धातु ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को प्रभावित कर सकता है। और तीसरा है अग्नि, डाइजेस्टिव फायर। अग्नि वो पाचक अग्नि है जो भोजन को ऊर्जा और पोषक तत्वों में परिवर्तित करती है। कमजोर अग्नि से पोषक तत्वों का खराब अवशोषण हो सकता है, जो हार्मोन संतुलन और हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। और जीवन शैली और आहार, लाइफस्टाइल एंड डाइट। आयुर्वेद प्रजनन क्षमता के लिए स्वस्थ जीवन शैली और आहार के महत्व पर जोर देता है। इसमें बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर स्लीप, ये सारे के सारे चीज इसके अंदर आते हैं। इसमें उपचार के तौर पे है पंचकर्मा, हर्बल ट्रीटमेंट्स होते हैं। जीवन शैली में बदलाव देखे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, मेडिटेशन और डाइट में मॉडिफिकेशन, जिससे पूरा स्वास्थ्य और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में सुधार हो सकते हैं। हर्बल उपचार देखे तो विशिष्ट इम्बैलेंस, मतलब हर्ब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स यूज करके जो भी इम्बैलेंसेस होते हैं उसके उसके ऊपर काम करते हैं। और पंचकर्म एक खास करके डिटॉक्सिफिकेशन एक प्रोसेस होते हैं। तो हम HHI सप्लीमेंट्स, कौन सा सप्लीमेंट्स है जो वंडर वर्क करते हैं, इसके ऊपर हम इस स्लाइड में देखते हैं। एक चीज पहले बोलना चाहती हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन आज आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ये हमारे केरला का केरला टीम में एक लीडर है, हमारा सीनियर लीडर है, हम गुरु मानते हैं उनको। बहुत सालों का एक्सपीरियंस है सप्लीमेंट को उसके ऊपर रिसर्च करके, उसके उसको पढ़ के उसको समझने में। बहुत एक्सपीरियंस लीडर है, उनके कॉम्बिनेशन है आज मैं आपको इधर इंट्रोड्यूस करती हूँ। उसका रीजन भी है, तो सबसे लास्ट में मैं बताऊंगी। उनका कॉम्बिनेशन है, और आगे हम आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। हैप्पी टमी कैप्सूल्स, जो इनिशियल क्लेंजिंग के लिए 7 दिन तक हम यूज करने, उसका तरीका अभी सभी को आते होंगे। जो नए लोग हैं, ये त्रिफला का एक प्रोडक्ट है, और भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है त्रिफला के अलावा। तो ये 2 कैप्सूल्स रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ लेना है 7 दिन तक। ताकि क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है, अभी तक जो भी अंदर पड़ रहा है, ऐसे जमा होते रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे सिस्टम खराब होते रहते हैं। वो टॉक्सिन बिल्डअप को साफ करने के लिए हमारी बॉडी को एक क्या बोलते हैं, एक सर्विसिंग करने के तौर पर यूज करने वाला एक वंडरफुल प्रोडक्ट है हैप्पी टमी कैप्सूल्स। एक 50% जो भी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम अंदर जो हो रहे हैं सब निकल जाएगा 2 दिन में। पहले 1-2 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका जो क्लेंजिंग इफेक्ट आपको फील होगा। फिर 7 दिन तक कंटिन्यूअसली करना है। उसके बाद आपको लेना है कामैक्स कैप्सूल्स, मर्दों के लिए, मेल फर्टिलिटी हेल्थ को देखने के लिए। नारी शक्ति कैप्सूल्स, फीमेल फर्टिलिटी हेल्थ के लिए। फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल्स, एक यूटराइन हेल्थ सपोर्ट करने के लिए लेडीज को लेना है। सीबकथॉर्न जूस भी लेडीज की हार्मोन बैलेंस के उसके लिए लेना है। और न्यूट्रीमैक्स कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर दोनों के लिए, मेन एंड विमेन। तो एक एक करके हम देखेंगे। अमैक्स कैप्सूल्स फॉर मेन, for vigor, stamina, strength, general debility, nervine tonic, 100% safe, natural, no side effects। आगे कुछ बोलना है तो इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, कीड़ा जड़ी, अश्वगंधा, सालम पंचा, सफेद मुसली, कौंच बीज, शिलाजित आदि चीजें इसके अंदर है। कीड़ा जड़ी वो है कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस बोलते हैं इसका जो साइंटिफिक नेम। आवाज
आ रहे हैं ना? यस। आवाज आ रही? यस। ओके। जिसे कैटरपिलर फंगस के नाम से भी जाना जाता है, कीड़ा जड़ी। तो चाइनीज और तिब्बतन मेडिकल सिस्टम में इसके विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया गया है, जिनमें पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता शामिल है। इसके कुछ बेनिफिट्स बोले तो एनहांसिंग लिबिडो, कीड़ा जड़ी लिबिडो और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। स्पर्म क्वालिटी में सुधार करता है। ये शुक्राणु संख्या बढ़ाते हैं, शुक्राणु की गतिशीलता, उसका चलने की जो तरीका है, उसका जो स्पीड है, मोबिलिटी मोटिलिटी, ये सब सुधार करने में मदद करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो हॉर्मोन्स है मर्दों का, उसका लेवल्स को बढ़ाकर ओवरऑल वाइटलिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। थकान को कम करता है, थकान का मुकाबला करने और सहन शक्ति और धीरज बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है कीड़ा जड़ी। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसको मजबूत करता है, और डायरेक्टली समग्र रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सपोर्ट करता है। रिसर्च से पता चलता है कि कीड़ा जड़ी हार्मोन के स्तर को बैलेंस करके, जो स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाकर, उसको रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को बढ़ावा देकर रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज में सुधार कर सकता है। एक क्लिनिकल ट्रायल में जिन्होंने 8 सप्ताह तक, 8 वीक्स, कीड़ा जड़ी एक्सट्रैक्ट लिया है, और उनमें, उन लोगों में शुक्राणु संख्या और उसकी क्वालिटी में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। तो ये दिस इज क्लिनिकली प्रोवन। तो वो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इसमें। दूसरा है अश्वगंधा। बेनिफिट्स देखे तो पुरुष की जो प्रजनन क्षमता और शुक्राणु की क्वालिटी में सहायता कर सकते हैं। ये एक प्राचीन और प्रसिद्ध हर्ब है जिसे आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है, बहुत सी चीजों में यूज किया जाता है। अकेले एक सप्लीमेंट भी हमारे पास है। कुछ स्टडी से पता चला है कि अश्वगंधा के उपयोग से पुरुषों की शुक्राणु की संख्या और क्वालिटी में सुधार हो सकता है। आगे तीसरा है सालम पंजा। सालम पंजा मतलब डैक्टिलोरिजा हटागिरिया, साइंटिफिक नेम है, बहुत बोलने में दिक्कत होता है, और वो है साइंटिफिक नेम। पुरुष प्रजनन क्षमता के लिए कई लाभ प्रदान करता है ये। इसमें है टेस्टोस्टेरोन का स्तर जो है वो बढ़ाते हैं, रक्त में टेस्टोस्टेरोन स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो शुक्राणु प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन और ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसकी कैपेसिटी को बढ़ावा देते हैं। और शुक्राणु की जो क्वालिटी है और उसकी संख्या में सुधार कर सकते हैं, और यौन शक्ति भी बढ़ाते हैं, सेक्सुअल स्टिमुलेशन उसके इसके रूप में काम करते हैं। जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित जो मेल्स है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया इलाज हो सकता है। और आगे है अंडकोश के टिश्यूज को मजबूत करते हैं, पिनाइल टिश्यूज को स्ट्रेंथ देते हैं, जिसे स्ट्रॉन्ग इरेक्शंस में हेल्प मिलते हैं। तो सेक्सुअल जो भी एक्टिविटीज है उसके उसके सारे एक्टिविटीज में सुधार हो सकते हैं। उसका जो परफॉर्मेंस है, वाइटलिटी है, स्टैमिना, जो स्ट्रेंथ, ये सारी के सारी चीज में बदलाव आते हैं। और जो स्पर्म काउंट और स्पर्म का जो मेजरमेंट है, सीमेन का मेजरमेंट है, उसमें सब बढ़ावा आ सकते हैं। और शीघ्र पतन को डिले करते हैं, जैसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, और वो कम करते हैं, उसको डिले करते हैं, ताकि सेक्सुअल एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। आगे है सफेद मुसली। इंक्रीज स्टैमिना, इंक्रीज करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, स्पर्म क्वालिटी बढ़ाते हैं, फिजिकली बहुत काम, रिलैक्स्ड फीलिंग देते हैं, स्टेबिलिटी मिलते हैं मर्दों को, इनफर्टिलिटी इश्यूज में बहुत काम आते हैं। और है कॉन्ज बीज। कॉन्ज बीज मेल फर्टिलिटी के लिए यूज किया जाता है। वृष्टि यानी सीमन का क्वांटिटी बढ़ाते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, चलने का जो गति वो बढ़ाते हैं, गतिशीलता बढ़ाते हैं, तेजी से चलना शुरू होते हैं, स्पर्म की संख्या को भी बढ़ाते हैं। एक प्राचीन और इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है, कई लोग अपना के रिजल्ट भी लिया है कॉन्ज बीज, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स में। और शिलाजित अगले
जो इंग्रेडिएंट है, या स्पर्म का काउंट और क्वालिटी को बढ़ाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं मर्द लोग, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वो बढ़ाते हैं, सेक्सुअल विगर अच्छा हो जाते हैं, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर अच्छा असर डालने में सक्षम है शिलाजीत। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलके बढ़िया काम करते हैं मेल इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल इश्यूज के लिए। कभी कभी स्पर्म क्वालिटी और काउंट के साथ साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसे इश्यूज और सेक्सुअल डिजायर कम होने के वजह से भी बच्चा ना होने का समस्या हो सकते हैं। ऐसी सारी समस्याओं के लिए एक ही सिंपल प्रोडक्ट से समाधान मिलना बहुत आसान और बढ़िया होते हैं। डोज है 1 कैप्सूल दिन में 1 बार, रात को डिनर के 2 घंटे पहले। डिनर के 2 घंटे पहले गर्म पानी या दूध के साथ लेना है। गर्म पानी या दूध के साथ रात के खाने के 2 घंटे पहले, सिर्फ रात को लेना है। तो ये है मेल फर्टिलिटी इश्यूज का समाधान हो गया। आगे देखें तो नारी शक्ति कैप्सूल्स फॉर विमेन। इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स है, अशोका, ब्रह्मी, अश्वगंधा, मुक्तशुक्ति, भस्म, शतावर, हींग, भंग भस्म, पतरंगा, लाजवंती, लोध, नागकेशर आदि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर भी है। और सारे के सारे फीमेल यूटराइन हार्मोन इश्यूज इससे ठीक हो जाते हैं। इसमें की इंग्रेडिएंट्स जो अभी बताए हैं, फीमेल्स का ओवरऑल हेल्थ के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल इश्यूज, यूटराइन इश्यूज जैसे कि फाइब्रॉइड, सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओएस, सारी की सारी चीजों के लिए बढ़िया सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन नारी शक्ति कैप्सूल्स। पीरियड रिलेटेड इरेगुलरिटीज, ओव्यूलेशन इश्यूज सब क्लियर होता है। और उसमें सारे के पीसीओडी, पीसीओएस जैसे बहुत ही दिक्कत होने वाले जो इश्यूज होते हैं, यंग फीमेल्स में भी आजकल बहुत ज्यादा ये सारी चीजें होते हैं, ये सब निपटते हैं। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ जैसे हार्ट का सेहत, स्किन का सेहत, डाइजेस्टिव हेल्थ, हेयर हेल्थ, बालों का सेहत, सभी एक साथ ठीक होते हैं। चाइल्ड बर्थ इजी करने के लिए मदद करते हैं। अशोका, अश्वगंधा, शतावर, मुक्तशुक्ति, बसम, भंग भस्म, लाजवंती, लोध, नागकेसर, ये सब फर्टिलिटी हेल्थ पे बढ़िया तरीके से एक साथ देते हैं। बाकी सिस्टम्स में इनका अच्छा असर भी होते हैं। लिवर डिसीजेस, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स, हीट स्ट्रोक, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अक्सर महिलाओं के बार बार रिपीटेडली आते जाते हैं, ये सब क्लियर होते हैं। ब्रोंकाइटिस जैसे लंग्स में जो अस्थमा, ब्रोंकाइटिक अस्थमा, जॉन्डिस जैसे प्रॉब्लम्स, स्किन इश्यूज, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन प्राइवेट पार्ट्स, जो वेजाइनल एरिया में जो जो बात दूसरों को बताने में या डॉक्टर को दिखाने में दिक्कत होता है, ऐसे एरिया में जो भी इश्यूज होते हैं, इन्फेक्शंस जैसे, ये सब ठीक हो जाते हैं। अगर इन्फेक्शंस है तो एक और चीज आप यूज कर सकते हैं, टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं साफ करने के लिए। मतलब पानी में, 1 मग पानी में 3-4 बूंद डाल के आप बस हाथ से वो पानी थोड़ी देर के लिए उधर पकड़ के रखिए, ऐसे ऐसे आप करके, बस ऐसे ही वो, फिर दूसरे पानी से धोने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही किया तो कुछ भी इंफेक्शन अगर बाहरी जो एक्सटर्नली जो भी आप प्रॉब्लम करते हैं वो सब निकल जाएगा, वो अंदर से नारी शक्ति कैप्सूल भी काम करेंगे। और सी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, सारे के सारे इश्यूज के लिए महिलाओं के लिए बढ़िया काम करने वाला एक्सलेंट प्रोडक्ट है नारी शक्ति। जैसे नाम है वैसे काम भी है, नारी की शक्ति को बढ़ाते हैं। डोसेज है 2 कैप्सूल्स फॉर द फर्स्ट 15 डेज, पहले 15 दिन 2 कैप्सूल 2 बार दिन में लेना है खाने के बाद। फिर उसके बाद एक एक कैप्सूल आप ले सकते हैं, 90 कैप्सूल्स इसके अंदर आते हैं। तो ये आप लेना है लगातार। आगे देखें तो सपोर्टिव और भी प्रोडक्ट्स है, फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल्स, इसका सबसे खास बेनिफिट है फाइब्रॉइड, सिस्ट और कैंसर को दूर रखना। अगर कुछ ऐसा है तो उसको धीरे धीरे निकाल भी देते हैं, सुधार देते हैं, दोबारा आने का चांसेस कम करते हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं जिसका प्रभाव से सिस्ट होते हैं, ओवेरियन सिस्ट, फैलोपियन ट्यूब में जो ब्लॉकेज, ये सारी के सारे क्लियर करने में मदद करते हैं। इसके अंदर है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिच सोर्स है ये। ठीक है, तो एंटी ऑक्सीडेंट का जो गुण है वो भी इसके साथ मिलते हैं।
और जो भी प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, जो भी लेडीज प्लानिंग करते हैं उनके लिए एक सपोर्टिव सप्लीमेंट के तौर पे ये बहुत ही बढ़िया चीज है। ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर जो हार्मोन रिलेटेड है उसको भी रोक देते हैं, इलाज भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को क्लियर रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज इन सारी चीजों में मदद करते हैं। आगे है सी बकथॉर्न जूस, नेचुरल ईस्ट्रोजन है, हार्मोन बैलेंस रखने में मदद करते हैं। इसमें जो ओमेगा फैटी एसिड्स है, जो ओमेगा 3 है, 6 है, रेयरली देखने वाला मिलने वाला जो 7 वो भी है, ओमेगा 9, ये सारी के सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच एक वन एक सिंपल एक बेरी है सी बकथॉर्न। एक्सेलेंट नेचुरल सप्लीमेंट यूटराइन हेल्थ के लिए, हार्मोन रेगुलेशन में काम करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, विटामिन सी इसमें बहुत मात्रा में होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच भी है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, एंटी एजिंग बेनिफिट्स देते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, फाइटो ईस्ट्रोजन के वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करने में सक्षम है, ओवेरियन फंक्शन सही हो जाते हैं, साथ ही बाल का और स्किन का जो भी बाहर जो भी दिखते हैं अपीयरेंस में बहुत बदलाव ला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न जूस। और न्यूट्रीमैक्स न्यूट्रिशन पाउडर, हम ये अब बार बार आप सुनते आए हैं, 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर, विटामिन मिनरल्स एंजाइम्स एमिनो एसिड्स करके बहुत सारी चीज इसके अंदर, प्रोटीन भी है। और कंप्लीट न्यूट्रिशन जो भी इस दौरान मर्दों को और फीमेल्स दोनों के लिए जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होना चाहिए अच्छे सेहत के लिए, ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए और अच्छी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के लिए, सबसे बढ़िया सब बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है न्यूट्रीमैक्स न्यूट्रिशन पाउडर। तो ये दोनों ले सकते हैं। लेने के तरीका है 1 स्कूप इन वार्म वाटर और मिल्क, दिन में 2 बार ले सकते हैं। ठीक है। और हर बार जो बोलते आ रहे हैं वही भी अभी भी बोलना है, जो याद भी करना है, ये सारे पॉइंट्स जो है कॉमन कंडीशंस एंड क्राइटेरिया है सारे सप्लीमेंट्स का रिजल्ट अच्छे से फील होने के लिए, अगर ये सारी बातें भूल जाते हैं या इग्नोर करते हैं तो रिजल्ट भी आपको थोड़ी थोड़ी करके आएंगे, आएंगे धीरे धीरे आएंगे। सही तरीके इन सारे रूल्स का पालन करेंगे तो खुशी जल्दी होने का चांसेस है। तो इसके अलावा ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए, टॉक्सिन्स को अवॉइड करना चाहिए, ट्रांस फैट फूड्स अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पैकेज फूड्स है, फास्ट फूड है, ये सब ओव्यूलेशन को अफेक्ट करते हैं, स्पर्म काउंट को भी अफेक्ट करते हैं, उसका क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जो रंग बिरंगी फल और सब्जियां, ये खाना अच्छा है। अगर डेली डाइट में शामिल करने में मुश्किल है तो आप एक पैक रूट लाइफ ले लीजिए और रोज पी लीजिए, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का जो भी कमी है वो पूरा कर देंगे। सिंगल डोज 30 ml इन एम्प्टी स्टमक, पानी के साथ भी ले सकते हैं या ऐसे ही ले सकते हैं। और कैफीन को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैप्सूल और अगर आप चाहते हैं तो मल्टीविटामिन मेंस कैप्सूल और विमेन्स मल्टीविटामिन कैप्सूल ये भी दोनों ले सकते हैं चाहिए तो। अगर वो लेते हैं तो न्यूट्रीमैक्स का ऑल्टरनेटिव करके आप ले सकते हैं, लेकिन न्यूट्रीमैक्स ही अच्छा है, वो साथ में लिया तो भी अच्छा है, चलेगा। वो आपके कन्वीनियंस के ऊपर मैं छोड़ देती हूँ। इन सारी सप्लीमेंट्स को कंसीव होने तक ही लेना है, प्रेग्नेंट होने तक लेना है, उसके बाद सिर्फ न्यूट्रीमैक्स कंटिन्यू कर सकते हैं लेडीज, सिर्फ न्यूट्रीमैक्स, बाकी सब छोड़ देने का। जेंट्स का सप्लीमेंट कंटिन्यू करने या ना करने उनकी मर्जी है, कुछ इम्पैक्ट नहीं हो सकते बच्चे के ऊपर, क्योंकि माँ जब होने वाली है तो न्यूट्रीमैक्स कंटिन्यू करके बाकी सब बंद करना है। मिनिमम 6 मंथ्स का यूज करना पड़ेगा। इंडिविजुअल रेस्पॉन्स टू सप्लीमेंट्स डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा, एक एक बॉडी डिफरेंट तरीके से रेस्पॉन्ड करेंगे, इसलिए मिनिमम 6 मंथ्स हम बोलेंगे, उससे पहले भी भाग्य की वजह से जल्दी भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम ये यूज करना है। आगे आपको असली कहानी, सॉरी, असली कहानी आपको मैं बताती हूँ, जो हमारे सप्लीमेंट्स की कमाल से हुआ है। जो सर ने कॉम्बिनेशन बताए हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में से 2 लोगों का तस्वीर मैं इस स्लाइड में ऐड किया है आपको देखने के लिए, और 23 हैप्पी पेरेंट्स ऑन रिकॉर्ड जो सर का डायरेक्ट कांटेक्ट है, उनको ये भाग्य मिला है बच्चे का। और मेनी मोर, तो उनके द्वारा बाकी सारे बहुत और भी फैमिलीज को ये
सौभाग्य मिला है सप्लीमेंट्स के यूज करने से। तो सबसे पहला ये है, आफ्टर 8 years ऑफ वेट, 8 साल के बाद उनके हाथ में एक बच्चा है। और दूसरा इस तरफ है, 18 साल के बाद बचा हुआ है। सिर्फ 2 तस्वीर मिला है, बहुत सालों से ये करते आ रहे सर ने, हैप्पी हेल्थ इंडिया में जब भी ज्वाइन किया है तब से करते। फोटोज मिस भी हुआ है, लेकिन मुझे 2 तस्वीर ढूंढ ढूंढ के निकाल के दिया। थैंक यू सर। अगर इस सेशन में सर अटेंड कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच। तो इधर आप देख सकते हैं, तो 18 साल बाद बच्चा मिले हुए पिता का एक पिक्चर। जी हाँ दोस्तों, हमारा सप्लीमेंट्स का कमाल के वजह से, जो मैंने अभी अभी कॉम्बिनेशन बताए हैं उसके वजह से जादू हुआ है। एक्चुअली 23 कपल्स जो डायरेक्ट कांटेक्ट से है, उनमें कई लोग ट्रीटमेंट करके हताश होकर छोड़ भी दिया था। कई लोग फिनेंशियल बर्डन के वजह से होगा पता नहीं, कई लोग कुछ किया भी नहीं होगा, अपनी तकदीर ऐसा है डेस्टिनी समझ कर बैठा होगा। लेकिन हमारा जो गुरुजी है सतीशन सर, उन्होंने छोड़ा नहीं है। अगर उनके उनके मतलब उसको पता चला कि ऐसा है तो वो छोड़ते नहीं। सारे सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस किया और उम्मीद से, विश्वास से लेने को बोला। और जब तक रिजल्ट मिलते हैं तब तक लेने को बोला। अगर धीरज से नहीं ले सकते हैं तो मत लो। ऐसा ही ब्लंटली, स्ट्रेट फॉरवर्डली सर ऐसा ही बोलते हैं। अगर लेना है तो बराबर लेना है, बराबर नहीं ले सकते तो मत लो, ऐसे ही सर बोलते हैं। उनके कहने पर, उनके बोलने में जो कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर भरोसा रखकर उन्होंने शुरू किया इसका जो यूज। और नतीजा 2 पिक के रूप में आपके सामने है। कई फैमिलीज में बच्चों का हंसी और रोने की गूंज लाया है। हमारी शरीर की खूबियां को समझने में हम पीछे हैं, सेम वे प्रकृति की जो जड़ी बूटियां है उसकी खूबियां भी हम समझने में टाइम और भी लगेगा। लेकिन जो है वो तो है, हम एक्सेप्ट किया या नहीं फर्क नहीं पड़ने वाला। लॉस सिर्फ हमारा है, समझ गया तो हमारा बेनिफिट होगा, अगर नहीं समझा तो हमारा लॉस होगा। तो ये है रिजल्ट ऑफ सप्लीमेंट्स फॉर क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी के ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कपल इन डिस्पेयर, मतलब दुखी हुई, दुख में जीने वाले कपल से हैप्पी पेरेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो एक चीज मैं बोलूंगी, जो सर भी सबसे बोलते हैं, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, निष्ठा से ये सप्लीमेंट्स पेशेंस के साथ यूज कर सकते हैं तो लेना है, नहीं तो मत लेना। क्योंकि आयुर्वेद एक होलिस्टिक अप्रोच का साइंस है जिसमें मन और तन का एकजुट के काम करने का इंपॉर्टेंस है। हमारा थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर किसी दूसरे को जिसको आयुर्वेद के ऊपर भरोसा नहीं है उनको बोला तो शायद आपका कॉन्फिडेंस कम करने वाला बात कहेंगे। लेकिन संयम से रहना है, ऐसी बातों को दिमाग में घुसने घुसने से रोकना है। और अपनी गोल्स जो है, अपनी जो विश्वास है उसको कस के पकड़ कर और डिसीशंस में अटल रहना है, वही बेहतर होगा हमारे लिए। तो माय डियर व्यूअर्स, मैं एक और बार हमारी जो पूर्व आचार्यों को, हमारी जो शास्त्रीय आयुर्वेद को, हमारे डॉक्टर साहब राम सर को, HHI मैनेजमेंट को, और संतोष सिंह जी हमारी CEO सर है उनको, हमारे टीम का जो सतीशन सर है उनको भी खास करके, ईश्वर को भी तहे दिल से प्रणाम करके धन्यवाद बोलूंगी। और आप सभी को आज जो सेशन अटेंड कर रहे हैं और मुझे इतनी देर तक सुन के लिए, थैंक यू सो मच। आज का सेशन इधर ही खत्म हो रहा है, मैं स्क्रीन शेयर बंद करती हूँ। तो सभी व्यूअर्स के लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो मैं ही वाइंड अप करूँ राणे सर, आप है इधर, या फिर मैं ही वाइंड अप करूँ? मुझे ही वाइंड अप करने के लिए बोला है, तो मैं ही वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स वंस अगेन। अगली सेशन में मिलते तक शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, थैंक यू सो मच।